हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन इक्वालिटी। ठीक है, तो हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे ऑन इक्वालिटी, जिसमें हमें बताया गया था कि एवरीवन इन आवर कंट्री इज़ इक्वल। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो हर इंसान को इक्वल ही रिकॉग्नाइज करता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। कि इसका मतलब क्या है कि सारे पर्सन हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, मेल हो फीमेल हो, पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन, सब इक्वल होते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। ये अब कह नहीं सकते कि इनइक्वालिटी नहीं है, दैट इट डजेंट, ये हम नहीं कह सकते। बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। तो पर जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, इंडिया इज़ नाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हर बंदे की जो इक्वालिटी है वो उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसकी इक्वल मानना चाहिए। वाइल अर्लियर, चलो यहाँ से पढ़ रहे हैं। नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज एंड एज इक्वल। तो अब क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट हो रहा था। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी पीपल ट्रीटेड डिग्निटी एज इक्वल। बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे थे इसकी ओर कि जो सब लोग हैं इक्वली ट्रीट किया जाए उनको। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है हमारे कि जिसमें हमें इक्वल प्रूफ किया गया है। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये वाला कि पहला क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के जो सामने समक्ष हर व्यक्ति इक्वल है। ठीक है, वट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। तो इसका क्या मतलब बनता है कि चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या फिर कांता अ डोमेस्टिक वर्कर, उनको सेम लॉ ओबे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसका फॉलो करना पड़ेगा। ओबे मीन्स मानना, किसी चीज़ को फॉलो करना, है ना। सेकंड, यहाँ सेकंड, नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। कि किसी भी पर्सन को इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, उसके साथ पक्षपात नहीं हो सकता, या फिर उसके साथ कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, रेस से, कास्ट से, या फिर वो मेल है या फीमेल। ठीक है। थर्ड जो थर्ड थिंग है वो है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट। जो हर इंसान है, हर ह्यूमन बीइंग है, उसको पार्ट ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया है, उसको हर जो पब्लिक प्लेस है उसका एक्सेस मिलेगा, वो उसको जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, चाहे वो शॉप्स हों, मार्केट्स हों, होटल्स हों, प्लेग्राउंड्स हों। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। सब लोग जो पब्लिकली जो वेल्स या कुएँ अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। रोड्स एंड बेदिंग घाट्स, तो जो घाट्स होते हैं उनको भी कर सकते हैं एक्सेस। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, वो है जो उसको अबॉलिश कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है हमारी सोसाइटी से। यहाँ से द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज़ tried to implement the equality that is guaranteed in constitution is first through law and second through government programs or schemes to help disadvantaged community। अब दो तरीके हैं जिनमें गवर्नमेंट ने ट्राई किया है टू अबॉलिश इनइक्वालिटी।
पहला है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के में गारंटी किया गया है कि दे विल बी ट्रीटेड इक्वल। सेकंड क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं जो ऑप्रेस्ड जो लोग हैं उनके लिए, जो दलित्स हैं या फिर जो कम्युनिटीज़ हैं ऐसी जो अफोर्ड नहीं कर पाती अच्छा लिविंग स्टाइल, तो उनके लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं। ठीक है, तो देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो इंडिया में कुछ लॉज हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी राइट्स, हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं। चलो, नाउ इन एडिशन टू द लॉ गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो यहाँ पढ़ के set up several schemes to improve the lives of communities and individual who have treated, यहाँ पढ़ रहे हैं, lives of communities and individual who have been treated unequally फॉर सेवरल सेंचुरीज। उन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए भी उन्होंने स्कीम्स तैयार की हैं जो कम्युनिटीज़ को बहुत सारी सेंचुरी से अनइक्वल ट्रीट किया गया था। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन पास्ट। तो उनके लिए स्कीम्स हैं, तो वो ग्रेट उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ऐसी जो उनके लिए पहले नहीं थी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ऑन द वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। अब क्या था, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाता है, कुक्ड लंच, पका हुआ। तमिल इन तमिल नाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state government to begin the program in their school within 6 months. अब ये जो प्रोग्राम था 2006 में तमिलनाडु नहीं 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि आपको ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करना है, एंड तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट to introduce this scheme. This program has had more poor children have begun enrolling and regularly attending schools. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल्स में आने लगे और इनरोल करने लगे स्कूल्स में। ठीक है, अब क्या है, These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending the school. Teacher reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance have improved. अब टीचर्स क्या कहते हैं, पहले क्या होता था कि बच्चे लंच के लिए जाते थे अपने घर और फिर वापस ही नहीं आते थे, तो मिड डे मील से क्या हुआ कि वो उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई है। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। अब उनकी मदर्स को भी अपना काम बीच में छोड़ के उनके लिए जो मील्स प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती उनको, है ना। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूस्ड कास्ट प्रिजुडिस। अब कास्ट का भी जो इल ट्रीटमेंट होता था उनको भी ख़त्म हुआ है, बिकॉज बोथ जो कास्ट के लिए अनइक्वल होता था ना, इनइक्वालिटी होती थी कास्ट की वजह से लोगों में, बच्चों में, तो क्योंकि बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर एंड इन क्वाइट फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील।
अब क्या हुआ कि जो अपर कास्ट के बच्चे हैं और लोअर कास्ट के बच्चे, दोनों बच्चे बैठ के एक जगह इस मील को खाते हैं। और कई जगह पे तो क्या है कि दलित वुमेंस को रखा गया है, एम्प्लॉय किया गया है टू कुक द मील्स को कुक करती हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम also help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। अब उनके बच्चों के स्टमक्स एम्प्टी होते थे पहले, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे अपनी स्टडीज़ में, तो इसको भी इम्प्रूव हुआ है ये चीज़ भी। चलो कमिंग ऑन टू वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स play an important role in increasing inequality of opportunity, there is much that still need to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continue to be big difference in our country between schools that the rich attend and that the poor attend। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने तो कर दिया कि प्रोग्राम चला दिए कि मिड डे मील भी होगी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, है ना। तो पर बच्चों के इनरोलमेंट भी इम्प्रूव हुआ, पर जो स्कूल्स पुअर्स के लिए हैं और जो स्कूल्स रिच के लिए हैं उनमें अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी कंट्री में, ठीक है। वो कैसे? इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally। अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं हमारे कंट्री में जहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चे उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता है। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected। अब इन बच्चों के साथ क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में उनको डाला जाता है कि उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट नहीं होती है उसमें। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। कि ऐसा होता क्यों है कि लोग उनको इक्वल मानने से मना कर देते हैं, जबकि लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि हर इंसान इक्वल है। यहाँ से वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंजेस वेरी स्लोली। कि इसका मेन रीज़न ये है कि हमारा जो एटीट्यूड एक बार बन गया उनके प्रति तो वो बहुत स्लोली चेंज होता है, उसको हमारा जो परसेप्शन है वो बहुत स्लोली चेंज होगा। इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। और लोगों को पता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है, पर फिर भी वो क्या करते हैं, फिर भी वो ये अनइक्वालिटी करते हैं कि जो किसके रिलीजन पे बेसिस है, कास्ट पे, इकोनॉमिक स्टेटस पे या फिर मेल या फीमेल है वो उसके बेस पे है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट present attitude can change। Establishing equality in democratic society is continuous struggle and one in which individual as well as various communities in India contribute and you will read more about। अब क्या हुआ है कि हमें जो लोग हैं पुअर जो कम्युनिटी से आते हैं उनकी भी डिग्निटी का ध्यान रखना है और उनको भी इक्वालिटी देनी चाहिए, हर चीज़ में वो इक्वल होने चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में हम आगे हमारी इसी बुक में पढ़ेंगे। इशू ऑफ इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। चलो अदर डेमोक्रेसी या फिर अदर कंट्रीज़ में देखेंगे हम। यू आर प्रोबेबली wondering whether India is only democratic country in which the inequality and where the struggle for inequality continue to exist। क्या आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ऐसी अकेली कंट्री है जहाँ पे inequality और struggle इसके अगेंस्ट चल रही है, पर ऐसा नहीं है। The truth is that many democratic countries around the world the issue of inequality continue to be the key issue around which कम्युनिटी स्ट्रगल। पर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी की स्ट्रगल चल रही है और बहुत सारी कम्युनिटी हैं इसको फेस कर रही हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल
In United States of America, the African American whose ancestors were the slaves. अफ्रीकन अमेरिकन कौन से होते हैं? जो ब्लैक्स होते हैं अमेरिका में, है ना, उनके जो एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वज थे वो स्लेव्स थे, विल वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से लाया गया था उनको एज ए स्लेव्स, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। तो वो अपनी लाइफ्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो इक्वल डिस्क्राइब नहीं करते एज कम्पेयर टू द वाइट पीपल। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर was a movement in the late 1950s to push the equal rights for African Americans, कि डिस्पाइट इसके बावजूद कि यहाँ पे 1950 1950s में क्या हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था कि अफ्रीकन अमेरिकन को भी सेम राइट्स मिलनी चाहिए। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। इससे पहले क्या होता था कि उनको बिल्कुल ही अनइक्वल ट्रीट किया जाता था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनकी इक्वालिटी को डिनाई कर दिया गया था कि ये इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक, उनको या तो बैक पे पीछे जाके बैठना पड़ेगा ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट, और उनको अपनी सीट से उठना पड़ेगा अगर कोई वाइट पर्सन है बैठना चाहता है सीट पे। रोज़ा पार्क was an African American woman tired from a long day at work. She refused to give up her seats on a bus to white man on December 1, 1955. रोज़ा पार्क ऐसी अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। शी वॉज वेरी टायर्ड फ्रॉम हर वर्क, और वर्क से वो आ रही थी, शी वॉज कमिंग टू हर होम, तो उसको शी डिनाइड टू गिव अप हर सीट टू अ वाइट मैन, उसने मना कर दिया कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगी। तो हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वे इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर treated and which came to be known as civil right movement। तो सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा इसको। सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। सिविल राइट्स क्या कहता है कि उन्हें जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेस ऑफ रेस या फिर रिलीजन के बेस पे या फिर नेशन के ओरिजिन ऑफ नेशन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। कि अब उन्होंने क्या कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको भी सेम स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिलेगा और उनके लिए कोई अलग से स्कूल नहीं बनाया जाएगा। However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country। अब कि इसके बावजूद जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो पूरेस्ट थे कंट्री में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज एंड poorly qualified teacher as compared to which students who either go to private schools or live in area where government schools are highly रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। अब क्या था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो जिनमें अफ्रीकन्स पढ़ते थे इससे पहले, उनमें बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और वहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, और जहाँ एज़ कम्पेयर टू जो वाइट्स रहते थे जहाँ पे वो अच्छे स्कूल्स थे, उनमें जो टीचर्स थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत अच्छा था। ठीक है, चलो इसके आगे एक्सर्प्ट्स ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला प्रोहिबिशन। अब आर्टिकल 15 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है, उसमें क्या कहा गया है वो ये है। ठीक है, क्या कहा गया है उसमें? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ religion, race, caste, sex or
प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है ये इंडिया के, ठीक है। स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम, कि स्टेट में कोई भी स्टेट या फिर देश है, स्टेट है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता उनकी कास्ट, रिलीजन, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ और एनी ऑफ द सब्जेक्ट एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और एनी कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस। अब जो इन चीज़ों के बेस पे उनका जो एक्सेस टू शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, इनको डिनाई नहीं कर सकता इनमें एंट्री उसकी कास्ट के बेस पे। द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, गार्ड्स, रोड्स एंड इन सब चीज़ों को भी अब नहीं कर सकता डिनाई उसकी कास्ट के बेस पे, ठीक है। अब लास्ट में आ गए हम। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। देयर आर, कोई भी कंट्री है उसको completely democratic नहीं कहा जाएगा. There are always communities and individuals trying to expand their idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. जो हमेशा क्या होता है, ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो हमेशा पुश करती हैं डेमोक्रेसी में कि उनको बड़ा रिकॉग्निशन मिले. Central to this is that struggle for recognition of all person as equal for their dignity to be maintained. कि अब ये हुआ है कि जो हर इंसान है अपनी वो उसकी रिकॉग्निशन है वो इक्वल है, वो हर जगह इक्वल है और उसकी डिग्निटी को भी मेंटेन किया जाना चाहिए. इन दिस बुक you will read about how this issue of inequality affect various aspects of our daily lives in democratic India. अब हम इस बुक में पढ़ेंगे कि inequality से कैसे हमारी daily life affect करती है. As you read these chapters, think about whether the equality of person and their being able to maintain their dignity is upheld. तो आप डिसाइड करेंगे कि जो उनकी इक्वालिटी है या फिर उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा रहा है कंट्री में या नहीं. ठीक है, चलो हमारा अब लेसन कंप्लीट होता है और इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. आई विल सेंड यू PDF ऑफ these question answers and you have to write those in your notebooks. Okay, thank you.